आलोक पांडे द जीएस करका चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना संविधान का सबसे प्रमुख आधार है, स्तंभ है। तो ये कैसे है, इसकी विवेचना करेंगे और इसको हम एक या दो वॉल्यूम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, पहले उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना निम्नवत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे मैंने अभी 1 मिनट के अंदर पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप तक अच्छी तरह तक विश्लेषित किया जाए। चलिए इसका विश्लेषण हम शुरू करते हैं। जैसे पहली इसकी लाइन है, हम भारत के लोग। चलिए इसको ही समझने का प्रयास करते हैं कि हम भारत के लोग कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहने का अर्थ ये है कि भारत में जो भी संविधान निर्मित हो रहा है या आगे जो भी हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे, वो सब का सब भारत के लोगों द्वारा ही रचित किया गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम कैसे देश को आगे लेकर आना चाहते हैं, देश की क्या रूपरेखा होगी, ये सारी बातें भारत के लोग ही तय करेंगे। अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान का निर्माण किया जा रहा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे नेता कर रहे हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? एक राजनीतिक चिंतक हुए हैं कूले के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है राज्य के अंदर एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता निर्मित हो जो किसी को अपने से वरिष्ठ नहीं मानती हो। अगर ऐसे राज्य में ऐसी सर्वोच्च सत्ता है किसी राष्ट्र में, तो वह राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। अब इस परिभाषा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगाने का प्रयास करते हैं। क्या भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है? और अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है तो वो किसके पास है? क्यों? क्योंकि भारत में क्या संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या उसकी सरकार प्रभुत्व संपन्न है, या न्यायालय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो जब इसका विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सब के बीच में चेक और बैलेंस रखा था। किसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता नहीं दिया है, एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, किसी को इतने अधिकार नहीं प्रदान किए। तो क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ही नहीं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन बनाएंगे? इसी लाइन में अभी हम पहले आपको बता के आए, हम भारत के लोग। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता कहाँ है? भारत के लोगों के पास है। यहाँ पर ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना लेजिस्लेशन, ना ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों में किसी के पास में भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता स्थिर नहीं है। अंतिम निर्णय या सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? हम भारत के लोग। यानी भारत के लोगों के पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता स्थित है। और हम भारत के लोग ही क्या चाहते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाए, कंप्लीट सोवरेन स्टेट बनाए। यानी हम प्रेम्बल को फिर से पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दोस्तों, समाजवादी शब्द 42nd अमेंडमेंट से भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1976 में, आपातकाल के समय में। इसके पहले भारत में समाजवादी शब्द की प्रेम्बल में, भारतीय प्रेम्बल में समाजवादी शब्द का वर्णन नहीं मिलता है।
अब हम ये समझते हैं कि जो समाजवादी शब्द भारतीय प्रेम्बल में जोड़ा गया है, इसमें बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, आप स्टूडेंट्स की भी हैं कि समाजवादी शब्द क्या रूस के दबाव में डाला गया। इसके स्पष्ट प्रमाण तो हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना है कि समाजवादी शब्द का जो प्रस्तावना में डाला गया था ये रशियन गवर्नमेंट के दबाव से ही था, और रशियन गवर्नमेंट या रूस की सरकार ये चाहती थी कि विश्व जनमत के सामने भारत समाजवाद की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, और ये भारत की प्रस्तावना में जब इसे डाल दिया जाएगा तो भारत की आत्मा में समाजवाद डाल दिया जाएगा एक शब्द के रूप में, और इससे भारत समाजवाद की तरफ झुका हुआ और भी दिखाई देगा। ये सच है कि समाजवाद शब्द डाले बगैर भी हम समाजवादी विचारधारा की तरफ हमारा संविधान पहले से ही झुका हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रभावी बनाने के लिए समाजवादी शब्द डाल दिया गया है। अब इस विवेचना पर हम नहीं पढ़ते हैं कि समाजवादी शब्द किसके दबाव पर डाला गया या क्यों डाला गया, उचित है या अनुचित। जब संविधान में संशोधन हो जाता है और कोई चीज़ संविधान का हिस्सा बन जाती है तो उसमें हम यह कहने के लिए एक मंच नहीं होता है कोई कि ये कह सके कि वो चीज़ अनुचित है या उचित है। जो संविधान में पढ़ गई वो उचित ही है। तो हम फिर से इसको देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अब हम समाजवादी का विश्लेषण करते हैं तो समाजवाद में भी इसके 2-3 कैटेगरी बना सकते हैं। कैसा समाजवाद? तो समाजवाद व्यक्तियों के हिसाब से जो समाजवाद इस देश में होगा उसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि लोगों के साथ न्याय करेगी, सामाजिक और आर्थिक न्याय। आम लोग क्या करेंगे? समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेंगे। सरकारें क्या करेंगी? सरकारें जो करेंगी, सरकारें उसमें अपना प्रमुख कार्य क्या करेंगी कि आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये न्याय प्राप्त समाजवाद प्राप्त कराने के लिए क्या करेंगी? आय को समान करने का प्रयास करेंगी, लोगों को प्रतिष्ठा दिलाएंगी और जीवन यापन के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। भारतीय संविधान की प्रेम्बल में समाजवाद को इस रूप में लिया गया है। एक और है न्यायालय समाजवाद को किस तरह लेंगे। तो जब भारतीय संविधान में प्रस्तावना जोड़ी गई थी तब न्यायालयों से अपेक्षा की जाती थी कि वह निजीकरण को बढ़ावा न दें तथा भारत में जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसको समर्थन दें और उस पर राज्य के स्वामित्व को स्वीकार करें। भारतीय न्यायालयों से समाजवाद के लिए ऐसी अपेक्षा की गई थी। तो समाजवाद बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया था, जहां व्यक्ति समाजवादी विचारधारा के हिसाब से काम करेगा, सरकारें भी समाजवादी विचारधारा के अनुसार काम करेंगी और न्यायालय भी समाजवादी की इस जो उपरोक्त हमने अभी बात बताई, न्यायालय भी उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हम इसका लब्बो आप देखें तो यहाँ पर समाजवाद का अर्थ लोगों की आय की असमानता को कम करना, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना, प्रतिष्ठा के अवसर को बढ़ावा देना, लोगों को गरीबी और अमीरी को कम करने का प्रयास करना ही यहाँ पर भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को या समाजवादी विचारधारा को बढ़ाता है। अब इसका अगला शब्द है पंथ निरपेक्षता। दोस्तों, पंथ निरपेक्षता हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पंथ निरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म है, वो क्या है वास्तव में। आप अगर ना देखे हो तो आप पीछे वाले पिछले मेरे वीडियो में जाकर के पंथ निरपेक्षता को जान सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं पंथ निरपेक्षता पे। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य से यह उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी जो नीतियों का निर्माण करेगा उसमें धर्म के आधार पर कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा, धार्मिक आधार पर कोई नियम कानून नहीं बनाएगा। राज्य पंथ से, सेक्ट से, रिलीजन से अलग कार्य करेगा। यहाँ पर धर्म से अलग नहीं। हिंदू धर्म सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार वैचारिक जीवन पद्धति है या हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, जो यूरोपियन या अरब देशों के जो कानून है, धर्म है, रिलीजन है, उससे अलग है। जैसे कि ईसाई धर्म है, जैसे कि इस्लाम धर्म है। दे आर रिलीजन में एक उसका अंतिम सोर्स होता है, अंतिम डेस्टिनेशन होता है, जैसे कि मक्का इस्लाम धर्म के लिए उसकी एक अंतिम किताब होती है जैसे कि कुरान। ये रिलीजन उदाहरण है। लेकिन धर्म का जो उदाहरण है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म जीवन जीने की संस्कृति है। आप देखेंगे भारत के धर्म में, भारतीय धर्म में, आप ये क्या हिंदू धर्म में जिसे हम कहते हैं, कह ही नहीं सकते हैं कि अल्टीमेट किताब कौन सी है या अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन कौन सा है।
इसीलिए दोस्तों भारत का धर्म और विश्व के रिलीजन में एक बेसिक अंतर है। वो अंतर है भारत का धर्म जीवन जीने की पद्धति है तथा विश्व में जो रिलीजन शब्द है वो शब्द एक तरह की संप्रदाय है, पंथ है। तो भारत की सरकार पंथ निरपेक्ष होगी और इसे हम ये कहें कि भारत की सरकार धर्म निरपेक्ष होगी उपयुक्त नहीं है। धर्म यहाँ पर जीवन जीने की पद्धति है। कोई भी सरकार जीवन जीने की पद्धति को से अलग या निरपेक्ष नहीं हो सकती। इसीलिए भारत की सरकार यहाँ पंथ निरपेक्ष होती है। तो दोस्तों आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे तथा इसके साथ में हम इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य का एकमात्र अर्थ यह है मेरे अनुसार कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यह है कि यहाँ भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पद में बैठा व्यक्ति है अर्थात राष्ट्रपति, उसका भी चुनाव होगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सोच है जिसे मैं 2 शब्दों में आपको अभी वीडियो में बयान करने का प्रयास करता हूँ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमने इसलिए रखा, इंग्लैंड से हमने डिफर किया क्योंकि वहाँ पर महारानी का पद स्थिर है, वहाँ उसका राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता। यहाँ पर हमने चुनाव रखा। क्यों रखा? क्योंकि हम सदियों से गुलामी से, कई सदियों की गुलामी से बाहर निकले थे और हमने तय किया कि हमारे देश में न्यूनतम पद से लेकर, राजनीतिक पद से लेकर, ग्राम प्रधान से लेकर के और सर्वोच्च पद इस देश का जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है उसमें किसी का भी बगैर चुनाव के कोई भी हम प्रतिनिधित्व नहीं करने जा रहे हैं। तो हमने लोकतंत्रात्मक गणराज्य को इसीलिए लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए लिया जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो सके और कोई भी अब पद बगैर चुनाव के, बगैर जनता की इच्छा से न मिले। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमने तय किया कि यह देश पंथ निरपेक्ष होगा, यह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यह देश समाजवादी होगा, यह देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जिसके द्वारा हम गुलामी का या एक व्यक्ति एक ही पद पर लंबे समय तक बैठा रहे ऐसा कोई हम अब दोबारा कार्य करने नहीं जा रहे हैं। देश की जनता जो संविधान का निर्माण करने जा रही है उसमें हम गुलामी के इस किसी भी तरह की विचारधारा को या जनता के चुनाव की परिस्थितियों के सिवाय किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने का कोई हम माध्यम नहीं रखना चाहते हैं। तो हमने देखा आज कि प्रेम्बल की अभी 2 लाइनें हमने करी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी इस प्रेम्बल की हर लाइन का हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है समस्त नागरिकों को, भारत के जितने नागरिक होंगे उनको हम क्या दिलाएंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जिस क्रम में लिखे हैं उनका अपना महत्व है। देखिए न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान में। हमने सबसे पहले कल्पना की कि हम क्या देंगे? न्याय देंगे। कौन सा न्याय? अभी दूसरा डिवीजन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर हम न्याय की बात करें तो इसमें 3 डिवीजन हमने बताया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन इसमें हमने सामाजिक न्याय को नंबर 1 पर रखा। न्याय में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। दोस्तों यहां सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, महिला, पुरुष किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद नंबर 15 में रखा। प्रेम्बल की इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए हमने आर्टिकल 15 बनाया और न्याय को लोगों का मौलिक अधिकार बना दिया। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये मौलिक अधिकार है। सामाजिक न्याय आर्टिकल नंबर 15 में। अब आते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में हमने प्रयास किया कि किसी व्यक्ति के साथ आय की असमानता ज़्यादा से ज़्यादा न रहे या न्यूनतम रहे। सरकार इसके लिए डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात करता है और वो आर्टिकल 38 को इससे जोड़ता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय का मतलब यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र में अब राजशाही नहीं रही। देश की जनता ने यह निर्णय लिया है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से
देश में की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। न केवल भाग लेने का अधिकार है बल्कि उसमें राजनीति में नेतृत्व करने का अधिकार है। इसका सर्वोच्च उदाहरण हम देख सकते हैं कि इस देश में जो इस समय राष्ट्रपति हैं महोदय हैं, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। इस देश में भारत के इसके पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे। इस देश का जो राष्ट्रपति हैं एक वह भी अल्पसंख्यक वर्ग से आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ग के साथ, धर्म के साथ, पंथ के साथ हम इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे जो हमें राजनीतिक न्याय की तरफ से दूर करती हो। इस लोकतंत्र है, इसमें जनता का शासन है, जनता द्वारा संविधान निर्मित किया जा रहा है, तो सभी लोगों के लिए राजनीतिक पटल खोल दिए गए हैं। कोई व्यक्ति किस परिवार में जन्म लिया है, कोई व्यक्ति किस धर्म में है, किस क्षेत्र में पैदा हुआ है, उससे उसके राजनीतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। राजनीतिक न्याय इस बात की ओर हमें इशारा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, व्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने दे दिया और हमने इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा। विचारों की स्वतंत्रता, आप सोच सकते हैं, हम चीन की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ विचार न तो हम सोच सकते हैं ना व्यक्त कर सकते हैं। सरकार के अगेंस्ट में बोला आप गायब हो जाते हैं। चीन जैसे देश में आपका पता नहीं चलता जब आप सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। ये भारत में इतनी स्वतंत्रता है कि चुने गए प्रधानमंत्री को भी हम अगर ये कहें कि उन्हें अब्यूज तक करते हैं इसी लोकतंत्रात्मक देश में, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ा उपकार है कि देश की जनता को उन्होंने इतनी शक्ति दी कि चुने हुए प्रधानमंत्री को भी वो प्रश्न कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि उसे अब्यूज कर सकता है। खैर, अब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। विचारों की स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आपका फेथ क्या है, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, किसी में भी नहीं। आप नया धर्म बनाना चाहते हैं ओके, या आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी विश्वास को नहीं मानते, इट्स ओके। सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पूरी स्वतंत्रता उपासना की अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में उपासना की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के साथ जोड़ दिया गया। उपासना की स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप देखेंगे कि हमने न्याय दिया, स्वतंत्रता दिया, समता और बंधुता दिया, और इसी क्रम में दिया भारत के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये इसके 4 पिलर हैं भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के। और इसमें आज हमने 2 के बारे में बताया, स्वतंत्रता के बारे में बताया और न्याय के बारे में बताया। कल हम बात करेंगे इसमें समता और बंधुता के बारे में, और फिर इस प्रेम्बल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तथा इसके साथ में यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीएससी में या छोटे छोटे जो अन्य एग्जाम हैं उसमें प्रस्तावना से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और यह बताने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना से का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी विवेचना भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रस्तावना न केवल भारत का संविधान आपके समझ में आए, बल्कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में आपको मदद मिले। उम्मीद है दोस्तों प्रस्तावना का जो अंश हमने आपको बताने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई लाइन, कोई वक्तव्य आपको न समझ में आया हो, आप नीचे कमेंट करिए। मैं अपने यथानुरूप जितना मेरे पास ज्ञान है आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं समता और बंधुता को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपकी प्रस्तावना न्यूनतम आपको समझ में आ जाए। इससे कम समय में मैं प्रस्तावना को समझाने में असमर्थ हूं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना का अगला भाग आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।